दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान ना समझ बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एडुकेशनल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और हम ओरिजिनल पेपर की इस श्रृंखला में एक और ओरिजिनल पेपर है वो लेकर आ गए हैं। पीछे हमने कई सारे और पेपर कर लिए हैं, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी पेपर एक बार देख लीजिए। और इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं इनके बारे में हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। तो क्लास के अंत तक बने रहिए। ये जो पेपर है ये एक ओरिजिनल पेपर है जो कि नागौर भर्ती का पेपर है और ये लगा था 28 जुलाई 2019 का पेपर है। तो क्लास के अंत तक बने रहिए। हम बात करें जीके, जीएस और मैथ्स और रीजनिंग चारों सब्जेक्ट के जो प्रश्न है वो इस पेपर में हम सॉल्यूशन करेंगे। और इस पेपर की आपको पीडीएफ लेने के लिए आप डाउनलोड कीजिए एडुकेशनल ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। या आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हो, ये हेल्पलाइन नंबर है, आपको क्या रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। आप अंत तक क्लास में जरूर बने रहिए। तो चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या है? राजा राम मोहन राय का संबंध किससे नहीं है? यानी कि राजा राम मोहन राय का संबंध किससे नहीं है? इन ऑप्शनों में से कौन है जिससे संबंध नहीं है? तो आपको पता है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना है वो किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। कब? 1828 में किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इसका संबंध तो है। अगर 1828 की बात करें तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, इसलिए यह भी सही है। अब देखो आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने, सरस्वती जी ने किसकी हम बात करते हैं? आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो ये की थी 1875 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना। तो आपका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र की भाषा क्या है? यानी कि महाराष्ट्र राज्य है वो उसकी भाषा क्या है? तो महाराष्ट्र की भाषा क्या है? मराठी भाषा है। महाराष्ट्र की भाषा कौन सी है? मराठी है। तमिल की बात करें तो ये तमिलनाडु की भाषा है। किसकी? तमिलनाडु की भाषा है। यह भी आपको ध्यान रखना। अगर कोंकणी की बात करें तो ये गोवा की, वैसे देखें तो राजकीय भाषा है। ये आपको ध्यान रखना। मुख्य भाषा है वो क्या? क्षेत्रीय भाषा है वो क्या है? गोवा की कोंकणी भाषा है। ये भी आप ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। अगला है रूस की मुद्रा क्या है? यानी कि रूस दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा है वो है रूबल। क्या? रूस की मुद्रा है रूबल। और राजधानी है मॉस्को। ये क्या है? ये राजधानी है। और है किसकी? रूस देश की राजधानी है। ये आपको ध्यान रखना। कयात की बात करें तो ये म्यांमार की मुद्रा है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो वो कयात है। ये आपको ध्यान रखना। टक्का की का बात करें तो ये बांग्लादेश की मुद्रा की बात करें तो वो टक्का है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है संस्कृत का जनक किसे माना जाता है? यानी कि संस्कृत का पिता किसे माना जाता है? फादर ऑफ संस्कृत किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है पाणिनि को। क्योंकि सबसे पहली जो संस्कृत व्याकरण की पुस्तक कौन सी? अष्टाध्यायी। एक मिनट में नाम सही लिख देता हूं। अष्टाध्यायी जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे? तो उसके लेखक थे पाणिनि। इन्हें क्या कहा जाता है? संस्कृत का पिता कहा जाता है। अगर बात करें किसकी? विष्णुगुप्त की, या हम इन्हें कहते हैं चाणक्य। इसे अर्थशास्त्र के लेखक कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक यानी अर्थशास्त्र जो पुस्तक है के लेखक, उसके लेखक कहा जाता है किसे? विष्णुगुप्त को। यानी कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो विष्णुगुप्त या कौटिल्य या चाणक्य ने लिखी थी। लेकिन अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है एडम स्मिथ को। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है
पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ये देखिए, ये हमने करेक्शन कर दिया है। जिस समय ये पेपर लगा था उस समय ये प्रश्न था कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहां स्थित है? तो कांडला बंदरगाह है, वर्तमान में नाम क्या है? तो वर्तमान में नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पहले इसका क्या नाम हुआ करता था? कांडला बंदरगाह हुआ करता था। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये कहां स्थित है? तो आप सबको पता है गुजरात में स्थित है कांडला बंदरगाह। गिर नेशनल पार्क, गिरनार की पहाड़ियां, ये कहां है? गुजरात में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, आर्यों का प्रिय पशु क्या था? यानी कि आर्यों का जो प्रिय पशु था वो क्या था? तो वो था घोड़ा। कौन सा था? घोड़ा था। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा? सी करेक्ट हो जाएगा। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो घोड़े से क्या थे? अपरिचित थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले तो बात कर लेते ये है कहां? तो ये असम है, असम में है। असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक सींग वाले गेंडे, एक सींग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। कौन? काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ये आपको ध्यान रखना। एक आता है काला हिरण। काला हिरण कहां पाया जाता है? तो वो ताल छापर, ताल छापर चूरू। चूरू कहां है? तो चूरू आप सबको पता है राजस्थान में है। ये कहां के प्रसिद्ध है? कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं कि काला हिरणों से संबंधित स्थान कौन सा है? तो वो ताल छापर चूरू है। ये आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय प्रस्तावना में संशोधन के तहत एक समाजवाद, एक हम बात करते अखंडता और एक था क्या? पंथ निरपेक्षता। कौन सा? पंथ निरपेक्षता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे कब? 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन में ये जोड़े गए थे 3 शब्द। और कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976 में ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ये आपको याद रखना है। तो तीसरा शब्द क्या है? पंथ निरपेक्षता। यानी कि आपको यहाँ ऑप्शन में धर्मनिरपेक्षता दे रखा है, लेकिन यहाँ होगा क्या? पंथ निरपेक्षता। वैसे देखे तो कोई अंतर वाली बात नहीं है, लेकिन हकीकत में देखे तो संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द का उल्लेख है, न कि धर्मनिरपेक्ष का। तो आप लिख सकते हो पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। तो ये आप ध्यान रखना। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वैसे देखे तो धर्मनिरपेक्षता का कोई उल्लेख नहीं है संविधान में। संविधान में जो शब्द उल्लेखित है वो है पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता नहीं है। हालांकि पेपर में ऐसा कुछ पूछा गया है तो आपको ये करेक्ट कर सकते हो, ये आप ध्यान में रख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या 9 नंबर है, लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप क्या है? तो लक्षद्वीप आप सबको पता है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना। लक्षद्वीप क्या है? तो लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या आधुनिक वर्ध कला यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट एंड म्यूजियम कहां स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। कहां स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो आपका ऑप्शन है वो बी राइट हो जाएगा, नई दिल्ली। ये आप ध्यान में रखना। मुंबई को क्या कहते हैं? मुंबई को कहते हैं माया नगरी। क्या कहते हैं? माया नगरी कहते हैं। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, क्या 1000 जिलों का देश किसे कहा जाता है? यानी कि 1000 जिलों का देश किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता है किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर थाईलैंड की बात करें तो उसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। किसको? थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। ग्रीनलैंड है ये सबसे बड़ा द्वीप है।
सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है, और सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, क्या मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? यानी कि मीनाक्षी मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर है वो है मदुरई तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? मदुरई तमिलनाडु में, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु की भाषा क्या है? तमिल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर कोणार्क की बात करें तो यहां सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर, और ये कहां है? ओडिशा में है। ये भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि इसके बारे में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, लोकसभा का स्पीकर होता है वो किस राजनीतिक पार्टी का होता है? तो आप सबको पता है लोकसभा में जो स्पीकर बैठता है वो हमेशा जीती हुई पार्टी का होता है, प्रधानमंत्री भी जीती हुई पार्टी का होता है, ये आपको ध्यान रखना। तो जीती हुई पार्टी का सदस्य होता है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, क्या है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? ओ होता है। इसकी मात्रा कितने प्रतिशत है? तो आप सबको पता है 21% है। कितनी? 21% है। याद रखना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर 78% की बात करें तो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, जो कि वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। और ये कितनी है? 78% है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न नंबर 15 जो कि जीके का अंतिम है, क्या किसी मुस्लिम राष्ट्र की पहली महिला मुस्लिम प्रधानमंत्री, प्रथम महिला मुस्लिम प्रधानमंत्री पूछा है, किसी भी राष्ट्र की सबसे पहली मुस्लिम जो प्रधानमंत्री है महिला वो कौन थी? तो वो थी बेनजीर भुट्टो। कौन थी? बेनजीर भुट्टो थी। और ये कहां की थी? तो ये थी पाकिस्तान की, पाक की थी। कहां की थी? पाकिस्तान की थी। ये आप ध्यान में रखना। अगर रजिया सुल्तान की बात करें तो प्रथम, भारत की प्रथम महिला शासिका, भारत की प्रथम महिला शासिका, ये भी आपको नोट करके लिख लेना है। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि साइंस का प्रश्न शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्या कढ़ाई में मक्खन का पिघलना कौन सा प्रक्रम है? अब एक बात बताओ मुझे, कढ़ाई में मक्खन है वो पिघल रहा है, क्या हमको उसको वापस मक्खन के रूप में नहीं ला सकते क्या? बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है? ये भौतिक परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन होने के बाद वापस उस अवस्था में हम नहीं ला सकते। इसलिए इसमें क्या होगा? भौतिक परिक्रम होगा, यानी कि भौतिक परिवर्तन होगा। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? हम जो भी वस्तु किसी अवस्था में चली जाती है उसे वापस उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं। यह आप इतनी बात नोट करके लिख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या पीयूष ग्रंथि कहां स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि को हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि। इसे पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? पिट्यूटरी इंग्लिश में कहते हैं, और इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि है। कहां? मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या धातु पर धातु की परत चढ़ाना कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आप सबको पता है धातु पर धातु की परत चढ़ाना कौन सी प्रक्रिया होती है? वो होती है यशद लेपन। कौन सी? यशद लेपन प्रक्रिया होती है। ये आपको नोट करके लिख लेना है। ये एग्जाम में मत तो कहता हूं, ये क्वेश्चन तो इतनी बार आया हुआ है कि पूछो मत, बहुत ज्यादा बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, ध्वनि से संबंधित है, यानी कि जो ऑप्शन दे रखा है उनमें से कौन सा ऑप्शन ध्वनि से संबंधित है? तो आप देखिए, बेरोमीटर होता है, ये तो दाब मापने का उपकरण होता है, इसमें क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। और बात करें डेसिबल, तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो वो डेसिबल में मापी जाती है। आपको पूछा है ध्वनि से, तो ध्वनि से क्या हो गया?
डेसिबल ध्वनि से संबंधित हो गया। थर्मामीटर तापमापी होता है, यानी कि ताप मापने का जो उपकरण है वो थर्मामीटर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? तो कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है चावल में, यानी कि धान में सर्वाधिक क्या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूछे प्रोटीन, प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है अंकुरित दाल में। किसमें? अंकुरित दाल में। हम बात करें किसकी? जो शाकाहारी भोजन है उसकी बात करें तो दाल में पाया जाता है। वैसे देखिए तो अंडे और मांस होता है, उसमें क्या प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है। आपको ऑप्शन में अगर मांस देगा तो आपको मांस या मछली करके आना है। अगर आपको ऑप्शन में उनमें से नहीं दे तो आपको दाल करके आना है। इनमें कंफ्यूज मत होना। कार्बोहाइड्रेट तो सर्वाधिक चावल कह दो या धान भी कह सकता है आपको, क्योंकि चावल को आम भाषा में धान भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से होता है गलगंड यानी कि गेंगा रोग। कौन सा? गलगंड यानी कि गेंगा रोग होता है, वो आयोडीन की कमी से होता है। यहां आप गलगंड भी लिख सकते हो, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये नाम दे दिया जाता है तो आप कंफ्यूज मत होना। अगर पीलिया की बात करें तो ये यकृत को प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है क्या, शुष्क खुरदरी त्वचा वाले शरीर का जानवर होता है, यानी कि जो खुरदरी त्वचा वाले जानवर होते हैं वो कैसे होते हैं? तो आप सबको पता है जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, सरीसृप हो गए, सांप वगैरह होते हैं, उनकी त्वचा होती है वो कैसी होती है? खुरदरी होती है। तो आपका ऑप्शन है वो क्या, रेंगने वाले जानवर, यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा। रेंगने वाले जानवर। उभयचर का मतलब क्या होता है? उभयचर का मतलब होता है जो क्या होता है, जल और स्थल दोनों पर चल सके, वो उभयचर। जैसे उदाहरण की बात करें तो सबसे बड़ा उदाहरण है मेंढक। मेंढक एक उभयचर जीव है। क्यों? क्योंकि ये जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी चल सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है क्या, पित्तल किस धातु की मिश्रण है? यानी कि पित्तल में कौन कौन सी धातुएं मिली हुई होती है, किन धातुओं से पित्तल जो मिश्र धातु है उसका निर्माण होता है? तो आप एक ट्रिक याद रखिए, पिताजी, पिताजी, इससे आपको याद आ जाएगा। पी का मतलब पित्तल, किससे बनता है? ता का मतलब तांबा, और जी का मतलब जिंक, यानी कि तांबा और जिंक। या आपको जिंक की जगह क्या जस्ता भी इसे ही कहते हैं, जस्ता भी जिंक को कहते हैं, और तांबे को कॉपर भी कहते हैं। तो आप कई बार क्या होते हैं, कई बार मेरे दोस्त क्या होते हैं कि आपको ये नाम नहीं दिखा हो या ये नाम आपका पढ़ा हो तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। तो जिंक को ही Zn से दर्शाते हैं और यही जस्ता होता है, और कॉपर को Cu यानी कि तांबे को Cu से दर्शाते हैं। तो इनमें कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होना है। तो तांबे और कॉपर, सॉरी, तांबे और जिंक का क्या होता है? मिश्रण होता है। कौन? पित्तल। तो तांबा और जस्ता, ये देखो आपको ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्या, बाइल कहां से स्रावित होता है? बाइल है वो कहां से? बाइल को क्या कहते हैं? पीतरस कहते हैं। बाइल क्या है? पीतरस है। इसका श्रावण की बात करें तो श्रावण यानी कि ये श्रावित तो होता है यकृत से, लेकिन ये संग्रहित क्या होता है? ये संग्रहित होता है पित्ताशय में। कहां संग्रहित होता है? पित्ताशय में संग्रहित होता है। आपको पूछा है श्रावित कहां से होता है, तो श्रावित होता है यकृत से, और यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह भी आपको ध्यान रखना। और संग्रहित क्या होता है? तो पित्ताशय में संग्रहित होता है। ये आपको नोट करके लिख लेना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 25 आपकी स्क्रीन पर है, हैजा किसके कारण फैलता है? तो हैजा आपको पता है दूषित जल और भोजन के कारण फैलता है। और दूषित जल और भोजन किसके कारण दूषित होते हैं? तो आपको पता है घरेलू मक्खी होती है, वो बार बार हर किसी जगह पर जाकर बैठ जाती है, जिसके कारण क्या हमारा जल है और वो भोजन है वो दूषित हो जाता है। तो इसका कारक क्या होता है, कारण क्या होता है? तो होती है घरेलू मक्खी। कौन सी? घरेलू मक्खी हैजे का प्रमुख कारण होती है।
और मच्छर की बात करें तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा मलेरिया फैलता है। ये आपको ध्यान में रखना, आप लिख सकते हो मलेरिया। मलेरिया किसके कारण? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है, जिसे हम हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या लोहे पर जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? देखो, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया। मैंने बताया था कि रासायनिक प्रक्रिया में जो काम हो गया उसको वापस हम प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि जो होता है, यानी या आपको यहां पूछ ले कि कौन सी, अगर आपको ऑक्सीकरण या हाइड्रोजनीकरण ऐसे ऑप्शन दे दे तब ऑक्सीकरण होता, लेकिन यहाँ क्या है, रासायनिक भौतिक और इस प्रकार से है, तो रासायनिक प्रक्रिया होती है, ये आपको ध्यान रखना। तो इसमें क्या हो जाएगा, लोहे पर जंग लगने यानी कि रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी। और लोहे पर जंग लगने को बचाया किससे जा सकता है, तो आपको पता है पेंट करके हम बचा सकते हैं, या कुछ अन्य प्रक्रियाएं होती है उनके द्वारा भी हम बचा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना। जैसे यशद लेपन है उसमें भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि लोहे के ऊपर किसी और धातु की परत चढ़ाकर भी हम क्या कर सकते हैं, लोहे को जंग से बचा सकते हैं। और एक प्रमुख जो साधन होता है वो हमारे पास क्या होता है, पेंट होता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेते हैं, क्या प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल किसमें पूछी है, ये पूछी है हमें निर्वात में। इसमें निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये किस में होती है प्रकाश की चाल सर्वाधिक, तो निर्वात में सर्वाधिक होती है। ये क्या है, ये पृथ्वी का पलायन वेग है। पलायन वेग, इसका पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है, वह वेग जिस वेग से फेंकने पर कोई वस्तु है वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, तो वो कितना होता है पृथ्वी के लिए, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत है। प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत आप सबको पता है कि सूर्य है, वो प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत होता है। ये आप ध्यान में रख सकते हो। तो आपका ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाएगा, सूर्य। ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 29, साइंस की क्लास पूरी होने वाली है, तो अब आप क्लास छोड़कर नहीं जाओगे। मुझसे ये एक वादा करो कि आप क्लास पूरी होने से पहले छोड़कर नहीं जाओगे। अपने दोस्तों में शेयर करके आ जाओ, एक बार जल्दी से शेयर करके, और एक लाइक कर दो, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और प्रत्येक जो भी पीछे पेपर लगे हैं उनका सॉल्यूशन आपके सामने लाइव प्रस्तुत करे। तो रोजाना 11 बजे आप जुड़ो और अपने दोस्तों को भी जोड़ो, ताकि उनको पता लगे कि पीछे पेपर कैसे आते थे। लगभग मैं कहता हूं आर्मी में लगभग 70% क्वेश्चन है वो पिछले ही पूछे जाते हैं, यानी कि रिपीट बहुत ज्यादा होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना। तो अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश कीजिए, और जितने भी आपके पास ग्रुप है वहां आप सेंड कर दीजिए इस लिंक को। तो क्या है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो देखो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो गुर्दे में होता है। कहाँ होता है, गुर्दे में होता है रक्त का शुद्धिकरण, या इसे हम किडनी भी कहते हैं। किडनी में क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। प्रश्न आ जाता है रक्त, शुद्ध रक्त है वो कहाँ पाया जाता है, तो फेफड़ों में शुद्ध रक्त पाया जाता है। लेकिन शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा होता है, तो वो गुर्दे के द्वारा होता है। लेकिन पाया कहाँ जाता है, फेफड़ों में शुद्ध रक्त पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत हो जाना। अगला प्रश्न 30 साइंस का अंतिम क्वेश्चन है, धातु का निम्न में से कौन सा गुण है, तो आपको पता है धातु तन्य होती है, आघातवर्धनीय होती है, और चमकीली भी होती है, सुचालक भी होती है। तो आप देख लो, सुचालकता बिल्कुल ये धातु का गुण है, तन्यता भी है, आघातवर्धनीयता भी है। इसका मतलब ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, धातु के ये सभी गुण है। तो ये थी हमारी साइंस की क्लास। अब मैथमेटिक्स की शुरू होने वाली है, तो आप सर के साथ कीजिए क्वेश्चन, और सर आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर करके आ जाइए, ताकि सर का भी हौसला बना रहे। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो हम आ चुके हैं सभी के बीच लाइव।
जैसा कि जीके और साइंस आपने हल कर लिया है, अब आपको पता है मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू हो चुका है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 31 से जो 15 क्वेश्चन आपके होंगे मैथ के होंगे और फिर 5 क्वेश्चन किसके होंगे, रीजनिंग के होंगे। तो बहुत ही शानदार और जबरदस्त सेशन होने वाला है। और अंत में अपना स्कोर भी कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो पाते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से इसको कमेंट करके बताने की कोशिश करिएगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी से बताओ भाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, यानी ए का स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर का मान कितना दे दिया आपको, दे दिया 49 दे दिया। तो इसका मतलब भुजा ए का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 मीटर भुजा की लंबाई आ गई। ये बात आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है कि इसका वर्ग का परिमाप। तो जल्दी से निकाल दो, वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, यानी 4a होता है। क्या होता है, 4a होता है। तो जल्दी से कर दो, 4 गुना क्या करना पड़ेगा, 7 करना पड़ेगा। और आपको पता है ये कितना आएगा, 28 आएगा। और आपको पता है यदि मैं बात करूं परिमाप है, इसका मतलब 28 मीटर आपका जवाब आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 28 मीटर आपका जवाब आएगा। तो जल्दी से देख लो, 28 मीटर होगा। ये नहीं होगा भी, ये क्षेत्रफल की इकाई होती है मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, 28 मीटर होगा। ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसे ऑप्शन को आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। अब कई सारे बच्चे डायरेक्ट कर देते भी 28 ऊपर वाला ही हमने कर दिया, सी नंबर ऑप्शन देखा ही नहीं। तो आपको ध्यान देखना है, मीटर स्क्वायर नहीं होगा बल्कि मीटर होगा। परिमाप का हम बात कर लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा, मात्रक। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 32 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक समकोण त्रिभुज का आधार आपको दे रखा है 3 मीटर। आधार कितना, 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर है। और बात कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर उसकी क्या है, ऊंचाई है। उसकी क्या दे रखी है, आधार और ऊंचाई आपको दे रखी है। थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग में स्प्रिंट है तो थोड़ा सी कर लीजिएगा। समकोण त्रिभुज का आधार एवं ऊंचाई क्रमश है, ऐसे लिख लो। आधार एवं ऊंचाई क्रमश है। थोड़ा सा आपको पता है पूरा लिख नहीं रखा है लैंग्वेज, तो लिख लीजिएगा, बीच में से थोड़ी टाइपिंग नहीं की गई है तो आप लिख लीजिएगा। आधार एवं ऊंचाई क्रमश है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो उसकी क्या बतानी है, आपको पता है कर्ण बताना है। और कर्ण आपको पता है क्या होता है, जल्दी से बता दो। कर्ण की बात करें तो आपको पता है आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और ऊंचाई का स्क्वायर इसका क्या लेते हैं, रूट लेते हैं। ये आपको पता है कर्ण की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 का वर्ग करो प्लस में 4 का वर्ग करो। 3 का वर्ग आपको पता है कितना आता है, 9 आता है। और 4 का वर्ग कितना आता है, 16 आता है। तो 9 और 16 कितना होगा भी, 25 होगा। कितना होगा, 25 होगा। और 25 का रूट कितना आएगा, 5 आएगा। तो आपका जवाब कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। एकदम आराम से कर पाओगे। देख लीजिएगा 5 सेंटीमीटर कहाँ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ए वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है, कोई वस्तु इतने रुपए में खरीद कर, ये क्या दे दिया, क्रय मूल्य दे दिया। क्रय मूल्य आपको दे रखा है, जल्दी से लिखो भाई। क्रय मूल्य कितना दिया, क्रय मूल्य आपको दिया 1500 रुपए। कितना रुपए दिया, 1500 रुपए दिया। फिर बात कर लेते हैं, आपको क्या दे रखा है, आगे दे रखा है खरीद कर इतने रुपए में बेचे, इसका मतलब विक्रय मूल्य दे दिया। विक्रय मूल्य की बात करें तो आपको कितना दे रखा है भाई, 1800 रुपए दे रखा है। कितना दे रखा है, 1800 रुपए दे रखा है। अब आपको पता है तो क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। और आपको पता है लाभ या हानि प्रतिशत जब भी निकालना हो तो आपको पता होना चाहिए, लाभ या हानि प्रतिशत जब भी निकालना हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होती है, ऊपर लिखते हैं लाभ या हानि जो होती है वो ऊपर लिख देते हैं, लाभ या हानि लिखेंगे। और बट्टे में क्या लिखा जाता है, हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, क्रय मूल्य लिखा जाता है। और गुणा में क्या लिखा जाता है, 100, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है। अब जो भी वैल्यू दे रखी रखिएगा। तो आपको पता है यदि मैं बात करूं तो यहाँ 300 रुपए का लाभ हुआ। कितने का हुआ, 1500 में खरीदा, 1800 में बेचा, 300 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो 300 लिखा। और बट्टे में क्या लिखोगे आप, बट्टे में लिख दो क्रय मूल्य यानी 1500। जल्दी से कर दो काट पीट करके हल। तो ये हम काट पीट करके हल करने की कोशिश करेंगे। जल्दी से कर दो, ये 2 शून्य काट दिया, 15 दूनी 30, यानी आपका जवाब कितना आएगा दोस्तों, 20% आपका जवाब आएगा। कितना आएगा, 20% आपका जवाब आएगा। तो जल्दी से देख लो कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। तो एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, समझ में आ गया क्या, बहुत ही आसान शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। वैसे देखा जाए तो ये रीजनिंग का मान सकती है, मैथ का कैसे भी मान लो। 25 दे रखा, फिर 75 दिया। ध्यान दीजिएगा 25 से यदि मैं बात करूं तो 25 से ये क्या कर रखा है, 25 से ये क्या किया आपको पता है, 10 बढ़ाया। कितना बढ़ाया देखिएगा, जल्दी से देखिएगा,
10 बढ़ाया यानी 10 प्लस किया, बिल्कुल 10 प्लस किया है। आगे मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, ऊपर बात करूं तो यहाँ क्या किया जल्दी से बताओ, 5 माइनस किया, क्या किया है 5 माइनस किया है। अब आपको पता है यदि मैं बात करूं तो क्या आएगा, यदि मैं बात करूं तो यहां से आपको पता है, यहाँ यदि मैं बात करूं तो इसकी बात कर लेते हैं, आगे से आगे इस तरह चल रहा है, यानी पहले क्या किया 25 से 10 बढ़ाया और ये 75 से ये इस तरह किया। अब बताओ भाई यहाँ क्या आएगा, यहाँ बात कर लेते, ये देखो 10 बढ़ाया, क्या किया है 10 बढ़ाया, इसका मतलब प्लस 10 किया बिल्कुल, तो इसके आगे वाला इसके अकॉर्डिंग आएगा, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग यानी हम 5 माइनस करेंगे और 5 माइनस यानी 70 माइनस 5 करेंगे तो आपका जवाब कितना आएगा दोस्तों 65 आएगा। आपका आंसर कितना आएगा 65 आएगा, एकदम आराम से ज्ञात करते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, ए वाला राइट होगा। बस कुछ ही नहीं करना था आपको, पता 10 बढ़ा रहा है 5 घटा रहा है, इस तरह से अल्टरनेटिव चल रहा है, अल्टरनेटिव चल रहा है। तो आप जल्दी से देख लो, आपको पता है 70 के अकॉर्डिंग आएगा तो 5 कम कर देंगे, 70 से 5 कम करेंगे 65 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 35 नंबर। क्या दे रखा है, आपको दे रखा है इतने रुपए 8400 रुपए साधारण ब्याज की 10% दर से कितने समय में इतने रुपए हो जाएंगे। पहले बात कर लेते हैं मूलधन आपको कितना दिया, मूलधन की बात कर लेते हैं, मूलधन हम लिख लेते हैं। तो मूलधन आपको दिया है 8400 रुपए, कितना दिया दोस्तों, ये लिखा 8400 रुपए। फिर बात कर लेते हैं, अगले ने मिश्रधन दिया, मिश्रधन की बात कर लेते हैं, मिश्रधन कितना दिया, इतना हो जाता है, इसका मतलब वो मिश्रधन है, कितना है भाई, यह है 15,960 रुपए। अब आपको पता है ऊपर और क्या दे रखा है, ये दर दे रखी है। दर की बात करें तो अगले ने कितना दिया 10% दिया, दर की बात करें तो कितना दिया 10% दिया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना समय, लेकिन पहले बात कर लेते हैं साधारण ब्याज कितना है, ये बात कर लेते हैं। तो जल्दी से लिखो साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज क्या होगा, आपको पता है मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे। तो जल्दी से कर दो, मिश्रधन कितना है 15,960 और माइनस क्या करेंगे हम करेंगे 8400। जल्दी से ये काट पीट करके जो भी निकलता है एक बार शून्य घटाते हैं तो आपको बताइए कितना 60 बचा, कितना बचा दोस्तों 60 बचा। फिर बात कर लेते हैं 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों 5 बचेगा। फिर बात कर लेते हैं, आपको पता है 9 में से हम बात कर लेते हैं 4, यहाँ 9 में से 4 गया 5 बचा। फिर 15 में से यदि मैं बात करूं 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। ये जल्दी से आपका आ जाएगा इतने रुपए क्या आया साधारण ब्याज आया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, जल्दी से देखिएगा, आपको ज्ञात करना है क्या भी समय, और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है साधारण ब्याज में, तो ब्याज गुणा 100, क्या करते हैं अभी ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा दर, क्या करते हैं मूलधन गुणा दर करते हैं। तो जल्दी से कर दो, ब्याज का मतलब 7560, कितना भी 7560 आएगा, बिल्कुल जल्दी से देख लीजिएगा एकदम आसान हो जाएगा। अब बात कर लेते गुणा 100 और बट्टे में क्या लिखेंगे, आपको पता है मूलधन, मूलधन का मतलब 8400 रुपए, ये मैंने लिखा 8400 रुपए। और गुणा दर की बात करें तो आपको दर कितनी देर की है, जल्दी से देख लो 10%। अब जो भी कट रहा है काट दो एक बार सभी विद्यार्थी, कैसे काटोगे, ये शून्य से शून्य काट दो और ये 2 शून्य काट दो। अब आपको पता है ये कितना आएगा, ये 756 बट्टा 84। अब जल्दी से भाग दे दो भाई, 84 का यदि भाग दोगे तो वैसे भी पता चल जाएगा भी कितनी बार जाने वाला है, 9 बार जाएगा क्या, एक बार जल्दी से देख लो भाग देख के। 786 में यदि आप भाग देख के देखोगे, जल्दी से सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन बच्चे सही बता पाते हैं। तो आपको देना है 756 में किसका भाग देना है 84 का भाग देना है। तो ये आपको पता पूरा पूरा कटेगा, इकाई अंक के अकॉर्डिंग देख लो भाई कितनी बार कटेगा, 9 बार कटेगा। समय है इसका मतलब 9 वर्ष में आएगा, समय है इसका मतलब कितना आएगा 9 वर्ष में आएगा। इकाई अंक के अकॉर्डिंग देख लो, आपको पता है 436 यानी इस तरह से आप करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा। तो आपका जवाब कितना आएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 37 नंबर आपके सामने आ चुका है। ये भी आप इकाई अंक से कर सकते हो, कितना आसान हो जाएगा। तो जल्दी से देखिएगा 37A प्लस 37B बराबर आपको कितना दिया, ये दिया 5668.4, ये दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। अब आपको पता है 37 यहाँ कॉमन आ रहा है, तो 37 कॉमन आया तो बचा क्या A प्लस बी बचा, बिल्कुल A प्लस बी बचा। ये देखो 5668.4, जल्दी से करने की कोशिश करिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाएगा। तो A प्लस बी कितना आएगा, भाग दे दो उधर, तो आपको पता है 5668.4 बट्टा में कितना करोगे 37 करोगे। अब देखो इकाई अंक के अकॉर्डिंग देखो, 7 के फाड़े में कितनी बार आपको पता है 4 आता है, 2 बार आता है, 7 दूनी 14, तो इकाई अंक कितना आएगा 2 आएगा, यानी इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो A प्लस बी का मान आपका यही आएगा कन्फर्म, तो कितना आएगा 153.2 आएगा। आप भाग दे के भी ट्राई कर सकते हो, यही आएगा।
तो आप इकाई अंक के अकॉर्डिंग भैया इस क्वेश्चन को कर सकते थे। कैसे? 7 दूनी 14 होता है, यानी इकाई अंक 2 आएगा, इकाई अंक के 2 के अनुसार, यानी क्योंकि पॉइंट तो आपको पता लगेगा ही। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। एक बार आप भाग देके भी ट्राई कर सकते हो, यही आने वाला है। क्योंकि कई बार हमें लॉजिक पता चल जाता है तो हम डायरेक्ट कर देते ताकि हमें गणना ज्यादा ना करनी पड़े। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया, बताओ समझ में आ गया क्या? बस कुछ ही नहीं करना था, एकदम आसान क्वेश्चन था। 37 कॉमन लेके 37 का भाग देना था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या दे रखा है? 37 में 4000 रुपए की धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? इसका मतलब मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? मिश्र धन ज्ञात करना है। और मिश्र धन क्या होता है जल्दी से बता दो। चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे निकालते हैं? मूलधन गुणा 100। जल्दी से कर दो, मूलधन गुणा 100 प्लस दर बट्टा 100। और घात क्या लगाते हैं? घात लगाते हैं आपको पता है समय। घात क्या लगाते हैं? समय लगाते हैं। तो आप जल्दी से करने की कोशिश करेगा। मूलधन कितना दे रखा है? 4000 रुपए दिया, यह मैंने लिखा 4000 रुपए। और गुणा क्या लिखेंगे? 100 प्लस दर, यानी 105 बट्टा 100। कितनी बार लिखोगे? जल्दी से कर दो, 105 बट्टे 100। एकदम आराम से कर पाओगे। अब जो भी कट रहा है काट दो एक बार। 2 शून्य से 2 शून्य काट दो, 1 शून्य काट दो। अब आपको बताइए कितना आएगा? ऊपर 4 गुणा 105 गुणा 105 होता है 110 25। और बट्टा में कितना? 1 शून्य, बिल्कुल। अब जल्दी से 4 से गुणा कर दो तो आपको बताइए कितना आएगा? जल्दी से देख लो भी, 4 से गुणा कर दो, 25 को 100 हो गया, बिल्कुल 100। और फिर बात कर लेते, आगे बात करें तो आपको पता है 4 से गुणा करना पड़ेगा 44, क्या? बिल्कुल 44। अब जल्दी से देख लो, आपको पता है बट्टे में 10 है तो 1 शून्य कट गया, यानी 4410 रुपए आपका क्या आ गया? इतने रुपए हो जाएंगे। कितने रुपए हो जाएंगे? तो 4410 रुपए हो जाएंगे। आपको मिश्र धन तो पूछा था, मिश्र धन पूछा था, इसका मतलब ये हो गया। यदि आपको पूछता चक्रवर्ती ब्याज बताओ, चक्रवर्ती ब्याज बताओ तब कितना आता? जल्दी से बता दो भाई। तो आपको बताइए कितना आता? 410 रुपए आता, यानी 4410 माइनस कितना करते? 4000 करते, तो आपको पता है कितना आता? 410 रुपए आता। ये भी आपको पता रखना है। कई बार हो सकता है चक्रवर्ती ब्याज पूछ लिया कई बार, क्योंकि आर्मी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो इस तरह से आपको पता है कई बार थोड़ी सी भाषा चेंज कर देता है, बाकी उसी तरह का क्वेश्चन आपको देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? एक वर्ग का परिमाप कितना दे दिया भाई? 24 मीटर। परिमाप कितना दिया? 24 मीटर है। तथा आयत की भुजा, एक भुजा 8 मीटर है। आयत की एक भुजा 8 मीटर है तथा आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। यानी आयत का परिमाप भी यही है, आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। ये बात बस केवल और केवल भाषा इधर उधर की है, बाकी ऐसे भी तो लिख सकता था भी आयत का परिमाप 24 मीटर है, लेकिन अगले ने कहा कि ये वर्ग का परिमाप है और आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, इसका मतलब परिमाप वही है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? जल्दी से बता दो भाई। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 कोष्टक L प्लस बी होता है। 2 कोष्टक L प्लस बी होता है, पता है ना बिल्कुल सबको। यह मान कितना दे दिया? 24 दे दिया। इसका मतलब इधर भाग दे दो तो L प्लस बी बराबर कितना आएगा? L प्लस 2 से काट दो 12। L प्लस बी का मान 12 है। एक भुजा आपको दे दी 8, लंबाई 8 दे दी, तो चौड़ाई आपके पास प्राप्त हो जाएगी। तो ये कितनी आएगी? चौड़ाई की बात करें तो ये आपके पास घटा दो जल्दी से, तो कितना आएगा? 4 आएगा। ये 4 आ जाएगी। और लंबाई की बात करें तो लंबाई आपको दे ही रखी थी। लंबाई की बात करें तो लंबाई आपको कितनी दे रखी थी? लंबाई आपको दे रखी थी 8 मीटर, बिल्कुल 8 मीटर दे रखी थी। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों आपके पास। अब क्या निकालना है? आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो जल्दी से कर दो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी से बताओ भाई। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, L गुणा B होता है। लंबाई आपको पता है 8 गुणा 4, 800 को कितना होता है? 32। और क्या आएगा भाई? 32 क्या आएगा? मीटर स्क्वायर आएगा। 32 मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि आपको पता है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी? 32 मीटर स्क्वायर होगी। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? बिल्कुल बी राइट होगा। एक बार सभी विद्यार्थी नोट कर लो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बस भाषा को इधर उधर कर रखा था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 39 नंबर आपके सामने। और जितने भी विद्यार्थी लाइव, एक बार क्लास को लाइक शेयर और अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। एडुकेशनल डिफेंस एकेडमी पर रेगुलर सुबह 11 बजे आपको एक ओरिजिनल पेपर करवाया जाता है। तो हम काफी सारे पेपर इस चैनल पे करने वाले, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? एडुकेशना ऐप पर मिलेगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना होता है? 3abc होता है। क्या होता है दोस्तों? 3abc होता है। ये आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं। वैसे आपको पता है एक सूत्र होता है, उसके अकॉर्डिंग हम बता देते हैं।
लेकिन आपको पता है उतना सूत्र हम थ्योरी पढ़ती है, जैसे मान लो टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं ऐप के अंदर तो वहां बता देते। तो टॉपिक वाइज भी आप कोर्स करना चाहते हो तो एडुकेशना ऐप पर आपको पूरा टॉपिक वाइज कोर्स भी मिल जाएगा। पूरी फैकल्टी आपको पता है, एक्सपर्ट जो फैकल्टी है एडुकेशना टीम वो पूरी आपको पढ़ा रही है ऐप के अंदर। तो आप जल्दी से बता दो क्या होगा, 3ABC होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बिल्कुल ये सी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 40 नंबर आपके सामने क्या दे रखा है, 210 का कितना दिया, 210 का कितना दिया, 30% दिया। जल्दी से निकाल दो, 210 गुणा 30% यानी 30/100। जल्दी से काट पीट करके हल कर दो। आपको पता 21 या कितना होता है, 63 होता है। कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है, 63 आपका जवाब आएगा। तो एकदम आराम से कर सकते थे, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 41 नंबर। एक नल किसी टंकी को 15 घंटे तथा दूसरा नल उसी टंकी को की बात कर लेते 10 घंटे में भर रहा है। तो एक नल मान लो ए माना, ए कितने में भर रहा है, 15 घंटे में भर रहा है, ये मैंने लिखा 15 घंटे। और बी की बात करें तो वो 10 घंटे में भर रहा है, तो ये मैंने लिखा 10 घंटे। अब आपको पता है इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आपको पता है कितना आएगा, जल्दी से बता दो क्या आएगा, 30। और 30 में भाग दे दो जल्दी से, कितनी बार, 2 बार। और ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब जल्दी से दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी मिलकर कितने समय में भरेंगे, टोटल काम कितना है, 30 है। तो 30 बट्टा क्या करेंगे, आपको पता है 2 + 3 करेंगे। और 30/5 का मतलब कितना आएगा, 6 घंटा आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 6 घंटा आएगा। एकदम आराम से निकाल सकते थे। तो दोनों साथ मिलकर टंकी कितने घंटे में भरेंगे, 6 घंटे में भरेंगे। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 42 नंबर आपके सामने दे रखा है, बस कुछ नहीं है। √36 आपको दिया, कितना दिया, √36 और प्लस में √9। तो जल्दी से कर दो, 36 का मतलब कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। 6 + 3 यानी कितना आएगा, 9 आएगा। सर आपका कितना आएगा, 9 आएगा। एकदम आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आर्मी में दे देता है यार, वैसे देखे तो ये क्वेश्चन कोई लेवल का कोई मतलब ही नहीं है, एकदम आसान दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आर्मी में आ जाते हैं, आपको दिखाई दे रहे। तो आप बेहतरीन तैयारी रेगुलर करते रहेगा, जिस तरह से आपको पता है आरजे कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर शाम 8:30 बजे क्लास भी आपकी लगती है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, बस एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। फिर बात कर लेते हैं x + 2x, x + 2x यानी हम बात कर लेते हैं 3x/3। आपको पता है 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, x। तो आपका जवाब कितना आएगा भाई, x आपका जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने। निम्न में से न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम के कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से कम के कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो देख लो भाई 90 से कम कौन सा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। और यदि मैं बात करूं ये क्या है, ये अधिक कोण है। अधिक कोण का मतलब क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में आ जाता है अधिक कोण। अधिक कोण होता है 90 से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से छोटा, वो क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। तो आपको पता है कई बार ऑप्शन में अधिक कोण के बारे में पूछा जाए तो 90 से लेके 180 के बीच का कोण होगा, वो क्या होगा, हम कहेंगे अधिक कोण होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन एक बार देखिएगा भाई, देखिएगा थोड़ा सा क्या देर का, न्यून कोण। निम्न में से न्यून कोण है, ये भी तो न्यून कोण है। अरे भाई ये भी तो न्यून कोण है, या तो यहाँ एक कर लो, यहाँ एक लगा लो ताकि समझ में आ जाए। तो कई बार टाइपिंग में प्रिंट भी कर देते हैं, थोड़ी सी आपको पता है टाइप किया जाता है, यहाँ 140 कर लो, ठीक है। 70 भी आपको पता है न्यून कोण है। और बात कर लेते 40 भी न्यून कोण है, लेकिन यहाँ आप 140 कर दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपको पता है पेपर कई बार टाइप करता है तो ये एक उन्होंने छोड़ दिया इस तरह से, तो कई बार हो जाता है, छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है। मैं हमेशा कहता हूँ हम बहुत सावधानी पूर्वक इस पेपर को टाइप करवाते हैं, फिर भी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, आपको पता है। और आपको पता है जो भी हम ओरिजिनल पेपर करवा रहे हैं उनमें डाटा जो जीके का होता है ना, कई कुछ चीजें बदल गई है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग, वर्तमान के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि आपको पता है जैसे थल सेना अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वो आपको पता है पहले क्या पूछा गया था, उससे हमें क्या लेना, हमें तो ऑप्शन अभी के अनुसार डालना है। तो मैं टेक्निकल टीम को भी यही कहता हूं हमेशा कि जो ऑप्शन है वो ऐसा डाला करो जो वर्तमान के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, ताकि बच्चे तैयारी करें तो उनको फायदा ज्यादा मिल पाए। जो भी पेपर होता है उसमें हम अपडेटेड भी थोड़ा बहुत कर देते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने दे रखा है। आपको इसको गुणा कर दो और बाहर वालों को गुणा कर दो। यदि मैं बात करूं तो 8x हुआ, बिल्कुल अंदर वालों को गुणा किया, और 9 × 72। तो आपको पता है 8 से काट दो आप,
8 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 9 बार कटेगा। तो x बराबर आएगा 9 गुणा 9, x बराबर क्या आएगा 9 गुणा 9, यानी x बराबर आएगा 81। उत्तर कितना आएगा दोस्तों, x बराबर आएगा 81। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, बी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, एकदम आराम से कर सकते थे भाई, कोई समझ में आने वाली कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है x का मान ही तो निकालना था, तो 8 का भाग दिया, 9 बार गया, 9 गुणा 9 यानी 81 आपका जवाब आएगा। चलिए अब रीजनिंग का पार्ट शुरू हो चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखिएगा क्या दे रखा है, आपको दिया HS को क्या लिखा जाता है, JQ लिखा जाता है। HS ध्यान से लिखेगा, HS को क्या लिखा है, JQ लिखा है, JQ। तो आपको पता है H के आगे क्या आता है, I आता है, बिल्कुल आता है, I को छोड़ के। अब देखो QRS आता है, उल्टा लिखा है। देखो यहाँ तो सही लिख रहा है, यहाँ क्या लिख रहा है, सही दिशा में चल रहा है, बिल्कुल ये सही दिशा में है, और इधर से उल्टा चला है, बिल्कुल ये आपको समझ में आना चाहिए। बस ऐसा काम अगले ने कर रखा है। तो IR को क्या लिखा जाएगा, IR पहले बात कर लेते हैं, इधर को तो हम सीधा चलाएंगे, I के आगे क्या आता है, J आता है और K आता है। पहले बात तो ये K आएगा, सीधी दिशा में चला दिया। अब आपको पता है इधर से सही जाना चाहिए, यानी इस तरह से होना चाहिए। तो आपको पता है यदि मैं बात करूं तो PQR होता है, क्या होता है, PQR, बिल्कुल ऐसे उल्टा जा रहा है, इसका मतलब आपका जवाब कितना होगा, KP होगा। आपका जवाब क्या आएगा, KP आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, C राइट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, समझ गए क्या, एक बार बता दो। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। देखते हैं कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। आपको दे रखा है, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले बात कर लेते, ये मान लेते आज है, ये क्या, इस बॉक्स को मैं मान लेता हूं ये आज है, ये आज है, इसको मैं क्या मानता हूं, आज मानता हूं। अब आपको पता है यदि बीते हुए कल का मतलब आज से पहले वाला होगा। ये कौन है भाई, ये कल है, ये कौन सा कल है भाई, बीता हुआ कल है, बीता हुआ कल, ये क्या है, बीता हुआ कल है, समझ गए। ये आज है और ये बीता हुआ कल है। बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार है, 1 दिन और 2 दिन। यहाँ क्या दे रखा अगले ने, ये दे दिया शुक्रवार, यहाँ क्या भी शुक्रवार है, नोट करो सभी विद्यार्थी, शुक्रवार है। अब आपको क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं तो आज के 3 दिन बाद क्या वार होगा, आज के 3 दिन बाद, यानी 3 बॉक्स बना दो, 1 2 3 दिन बाद, ये आपको ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है। तो जल्दी से बता दो ये ज्ञात कैसे करोगे, ज्ञात करना है तो आपको पता है शुक्रवार, यहाँ क्या आएगा, शनि आएगा, बिल्कुल, यहाँ क्या आएगा, रवि आएगा, बिल्कुल, सोम मंगल और बुध, और यहाँ क्या आ जाएगा, बृहस्पति आ जाएगा। बृहस्पति को गुरुवार भी कहते, बृहस्पतिवार कह दो या गुरुवार कह दो, एक ही बात है। तो जल्दी से नोट कर लो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है। तो बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ए वाला राइट होगा। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन था, तो इस तरह से आप समझ सकते थे। आज यहाँ होगा, आज इस तरह से आप लेके कर सकते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने, जिस प्रकार दिल्ली का संबंध भारत से है, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो उसी प्रकार लंदन का संबंध किससे होगा। लंदन किसकी राजधानी भाई, लंदन की बात कर लेते हैं तो ये इंग्लैंड की राजधानी, किसकी राजधानी दोस्तों, इंग्लैंड की राजधानी है। यदि ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने बहुत ही आसान है। 2 का वर्ग किया, 3 का वर्ग किया, देखो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, फिर बात कर लेते हैं 7 का वर्ग, 11 का वर्ग। ये किसका वर्ग चल रहा है, जल्दी से देखो, अभाज्य संख्याओं का वर्ग चल रहा है। 2 3 5 7 11, 13 का वर्ग होगा। अगला वर्ग किसका होगा भाई, 13 का वर्ग होगा। 13 का वर्ग कितना होता है, 169 आता है। कितना आता है, 169 आता है। तो जल्दी से देख लो, ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी वाला राइट होगा। एक बार बता दो समझ में आगे क्या, अभाज्य संख्याओं का वर्ग था। अगला क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, यदि मोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, मोहन देखो क्या कह रहा है, तो इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र कौन हो गया, पिता हो गया। यहां तक मतलब क्या हो गया, पिता हो गया। अब पिता की नातिन, जल्दी से देखिएगा, पिता की नातिन, नातिन का मतलब पिता की दोहिती, जैसे हम आम भाषा में कहते हैं दोहिती, नातिन का मतलब होता है दोहिती। नातिन है यानी दोहिती है। पिता की नातिन मतलब पिता की दोहिती, तो वो हमारे क्या लगेगी, भांजी लगेगी। क्या लगेगी, भांजी लगेगी। तो मोहन उसके साथ किस प्रकार क्या लगता है, यानी मोहन क्या लगता है, वो उसकी मोहन की तो भांजी होगी, लेकिन मोहन उसके क्या लगेगा, मामा लगेगा। मोहन उसके क्या लगेगा, मामा लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ये दोस्तों हमने आपको एक पेपर करवाए जो कि नागौर भर्ती का पेपर लगा था।
बहुत ही शानदार तरीके से हमने एक्सप्लेन करके आपको करवाए। और ये पेपर आपको पता है उस वक्त आर्मी बाहर पेपर नहीं देती थी, आपको पता है मैंने लगभग 2018 में पढ़ाना शुरू किया था, तो उस वक्त क्या बच्चों ने टेस्ट जैसे ही पेपर दिया तो वो क्या हुआ, कई बच्चों के 5 प्रश्न याद रहे, कईयों के 10 याद रहे, ऐसे करके हमारे पास पूरा पेपर हो गया था। हालांकि मैंने यूट्यूब पे ये पहले भी करवा रखा है, लेकिन हमारा उद्देश्य होता है क्वालिटी एजुकेशन देना। अब आपको पता है हम क्वालिटी इंप्रूव करें, पहले आपको पता है सीधा हम करवाते थे, अब क्या है हमारे पास भी पूरी सुविधा है, सुख सुविधा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पता है पढ़ाने में भी आनंद आता है। पहले आपको पता है स्क्रीन पे मैं पढ़ाता था, लेकिन जैसे जैसे आप सबने प्यार और सपोर्ट दिया, ये आप सभी बच्चों के हम बात कर लेते कारण ही हम यहाँ तक पहुंच पाए, तो सभी को मैं थैंक यू करना चाहूंगा। धन्यवाद आपको, इतना प्यार और सपोर्ट आप सबने एडुकेशना पार्ट ऑफ आरजे कृष्ण एजुकेशन की पूरी टीम को दिया है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, ये सेशन मैंने आपको बेस्ट से बेस्ट करवाने की कोशिश की है। बाकी इस क्लास की पीडीएफ आपको एडुकृष्णा ऐप पर मिल जाएगी, तो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, और एडुकृष्णा ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। देखो प्रत्येक पेपर हम जितने भी ओरिजिनल पेपर करवा रहे सबकी पीडीएफ आपको पता है एडुकृष्णा ऐप पर अपलोड की जा रही, तो वहां से आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। और भी कई सारा मटेरियल आपको पता है एडुकृष्णा ऐप पर फ्री क्लासेज भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को मैं ये समाप्त करता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, राम राम।